Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थैंक्स करना चाहता हूँ क्योंकि पिछले कुछ एपिसोड्स को और पिछले कुछ वीडियोस की वजह से हमें काफी अच्छा ट्रैक्शन मिला है। तो इसकी वजह से हम और वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे और हम शॉर्ट्स भी आपके लिए लेके आएंगे। इसमें हम आपको छोटा छोटा कंटेंट देंगे, फटाफट 30 सेकेंड से लेके 60 सेकेंड का छोटा कंटेंट देंगे और हम आपके लिए बहुत सारे और सीरीज और वीडियोस भी आगे लेके आएंगे। तो उसी को देखते हुए स्टार्ट करते हैं ये लेटेस्ट एपिसोड ऑफ मिस्टर फुटी क्यूरियस। लेट्स बिगिन द एपिसोड। गाइस, आज हम बात करेंगे कुछ अपकमिंग अजीब सी चीजें जो हुई हैं इस वीक में, कुछ रिजल्ट्स जो आए हैं, जो शॉकर आए हैं इस हफ्ते पिछले कुछ दिनों में, और वी विल टॉक सम टॉकिंग पॉइंट्स रिगार्डिंग टू फुटबॉल, इन रिगार्ड्स टू फुटबॉल। तो चलो गाइस, टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधा बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस की जो लास्ट वीक हुए थे। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट मैनचेस्टर सिटी वर्सेस न्यूकासल, क्योंकि सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड मैच था इन द सेंस कि न्यूकासल ने शुरुआत अच्छी की, काफी अग्रेसिव और पावरफुल खेली, बट न्यूकासल फिर भी मैनचेस्टर सिटी से 2-0 से हार गई। मेरे हिसाब से एडी हाउ की इस हार में गलती नहीं है और रीसेंट स्लंप ऑफ फॉर्म में गलती नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आई थिंक न्यूकासल अभी कुछ क्वालिटी लैक कर रही है जो बाकी टॉप टीम्स में है। उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, ओवर परफॉर्म किया और वो मैच में काफी अग्रेसिवली और बहुत बढ़िया तरीके से खेलती है, लेकिन इन दी एंड जो प्लेयर और स्क्वाड क्वालिटी है वो उनको लेट डाउन करती है। ऑल्दो उन्होंने अभी रिसेंट में कुछ परचेज और एक्विजिशंस किए हैं, लेकिन वो अप टू द स्टैंडर्ड नहीं है द वे दे वांट टू प्ले इन द फ्यूचर में वो लोग ज्यादा अच्छा खेलना चाहते हैं क्योंकि वो लोग अब दे आर अ रिच क्लब नाउ एंड दे वांट टू बाय टॉप प्लेयर्स टू प्ले विद द टॉप टीम्स और टू compete विद टॉप टीम्स। तो इसी की वजह से वो थोड़ा लैक करते हैं क्वालिटी में, जिसकी वजह से वो बार बार इंपॉर्टेंट मैचेस में हार जाते हैं, जैसे उनका अब हो रहा है इन द लास्ट एंड ऑफ द सीजन में। तो इस मैच में भी जैसा मैंने आपको बताया यही हुआ। शुरुआत बहुत अच्छी की, कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए, बहुत अच्छा खेला। जो प्लेयर्स अभी उनके पास है उन्हें बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है एडी हाउ ने। दे आर प्लेइंग आउट ऑफ द स्किन, बट द प्रॉब्लम इज द फिनिशिंग। जब वो फिनिशिंग मिस हो जाती है, चांसेस मिस हो जाती है, फिर मैनचेस्टर सिटी जैसी टीम जो होती है जिनके पास बहुत क्वालिटी है, वो अपनी चांसेस टेक कर लेते हैं और मैच को जीत जाते हैं। यही सेम चीज मैनचेस्टर सिटी का थी, क्योंकि स्टार्टिंग में न्यूकासल ने अपनी चांसेस नहीं ली, बहुत अच्छी चांसेस मिली थी, बॉक्स में कोई था नहीं उनका स्ट्राइकर, अदरवाइज 2-3 गोल न्यूकासल भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी चांसेस नहीं ली और उसका जो मैनचेस्टर सिटी को चांस मिली वो उन्होंने ले ली। आई टॉक स्पेशली अबाउट बर्नार्डो सिल्वा, जो बहुत अच्छा खेले और जिन्होंने वो बहुत ही अच्छा गोल करके मैनचेस्टर सिटी को ये जीत दिला दी। तो मैनचेस्टर सिटी भी चुपचाप अभी खेल रही है और अभी भी टाइटल रेस में घुसी हुई है। लोग अभी भी आर्सेनल को फेवरेट बोल रहे हैं, लेकिन मैनचेस्टर सिटी भी एंड तक टाइटल रेस में घुसी हुई है। और मैनचेस्टर सिटी के पास सबसे बड़ी एडवांटेज है उनकी स्क्वाड डेप्थ और क्वालिटी, जो किसी भी प्रीमियर लीग टीम में नहीं है। तो जब फैग एंड ऑफ द सीजन आता है, जब लास्ट एंड ऑफ द सीजन आता है, एंड में जब आपको ये जरूरत पड़ती है कि कोई इंजरी हो जाती है या कोई बंदा थक जाता है, तो उस टाइम पे अगर आपके पास क्वालिटी होती है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं क्वालिटी प्लेयर के साथ और क्रूशियल मैचेस में जीत सकते हैं। तो वो क्वालिटी मैनचेस्टर सिटी के पास है जो न्यूकासल अभी अक्वायर करना चाह रही है। तो इसी की वजह से मैनचेस्टर सिटी ने अपनी 2 चांसेस लेके ये मैच जीत लिया। ऑल्दो उन्होंने इतना अच्छा नहीं खेला, लेकिन फिर भी वो जो क्वालिटी थी, फाइनल फिनिशिंग जो होती है, वो मैनचेस्टर सिटी के पास है एंड उसी की वजह से ये मैच उन्होंने आराम से जीत के अपने आप को प्रीमियर लीग के हंट में रखा हुआ है। लेकिन जो टीम मैनचेस्टर सिटी को हराने का क्षमता रखती है और इस प्रीमियर लीग के सीजन को जीतने की क्षमता रखती है, वो है आर्सेनल। हम बात करेंगे आर्सेनल, जिन्होंने बॉर्नमथ के साथ अपने आप को बहुत ही मुसीबत में पाया, स्पेशली इन द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड हाफ।
बॉर्नमथ ने अच्छा गेम प्ले किया, बहुत ही क्लोज करके रख दिया था पूरे इनफील्ड को, और आर्सेनल को गोल नहीं करने दिया, और खुद गोल करके लीड ले ली, 2-0 से लीड ले ली, और लगा कि आर्सेनल हार गया और जो डिफरेंस है वो अब 2 या 3 पॉइंट हो जाएगा। लेकिन इस सीजन जो आर्सेनल हंगर दिखा रहा है, जस्ट टू टेक गेम्स अवे, जस्ट टू कीप, जस्ट टू अटैक एंड स्कोर गोल्स, तो उसी हंगर की वजह से उन्होंने अपना 3 गोल करके ये मैच जीत लिया। आई थिंक 96 मिनट पे 3rd गोल हुआ था, उन्होंने बड़ी मुश्किल से 2-2 ड्रॉ किया, और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि मैच केजी हो चुका है, आर्सेनल लग रहा था स्कोर करेगा, और इन दी एंड 3-2 से कम बैक करके उन्होंने अपनी लीड को 5 पॉइंट्स तक बरकरार रखा। तो इस सीजन में गाइस ऐसा लग रहा है कि टैलेंट तो है, ऑर्गेनाइजेशन भी है, आर्टेटा ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम किया है टीम के साथ, लेकिन इन दी एंड अगर आप देखो तो जो हंगर टू विन है ना, वो आर्सेनल में इस सीजन में है। और आर्सेनल ऐसा लग रहा है अब भी देखने में, अभी भी बहुत मैचेस बाकी हैं बाय द वे, और मैनचेस्टर सिटी अभी भी है टाइटल रेस में, अभी भी देख के, लेकिन ओवरऑल देख के ऐसा लग रहा है कि आर्सेनल इज द फेवरेट टू विन दिस ईयर, एंड आई थिंक दे विल समहाउ विन इट दिस ईयर। तो होपफुली आर्सेनल विल विन इट, पर अभी के लिए जो आर्सेनल की परफॉर्मेंसेस हो रही है, जो कमबैक हो रहा है, जो टेक्निकल पोजिशनल ब्रिलियंस के साथ वो हंगर दिखा रहे हैं, उसकी तारीफ करनी पड़ेगी, आर्टेटा की तारीफ करनी पड़ेगी। दिस यंग टीम इज प्लेइंग वेरी वेल अगेंस्ट एनी सॉर्ट ऑफ ऑपोजिशन जो उसके सामने आती है। जब मैच स्टार्ट हुआ था तो आर्सेनल वर द फेवरेट्स, बिकॉज होम ग्राउंड में मैच था, सब कुछ उन्हीं के पक्ष में था, लेकिन जो मैच में हुआ और उसके बाद उन्होंने 2-2 करके जो 96 मिनट में गोल करके जो कमबैक किया है, वो मानना पड़ेगा उनकी शेयर डिटर्मिनेशन और हंगर की वजह से हुआ है। सो कूडोस टू आर्सेनल, होप आर्सेनल विन दिस सीजन बिकॉज दे डिजर्व इट, लेकिन कीप एन आई ऑन मैनचेस्टर सिटी, क्योंकि एंड ऑफ द सीजन में ना, लास्ट के मैचेस में मैनचेस्टर सिटी को जीतना आता है, एंड दे स्टिल हैव द बेस्ट स्क्वाड एंड द डेप्थ टू विन द टाइटल। तो आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी का आप ध्यान रखें, हम भी इनको फॉलो करते रहेंगे इनके आने वाले मैचेस में। और अब हम बात करेंगे एक ऐसी टीम की जो फाइनली जीतने का मौका निकाल पाई। जी, हम बात कर रहे हैं चेल्सी की, जिन्होंने फाइनली 1 गोल करके ये मैच किसी तरीके से लीड्स के साथ जीत लिया ना। अगर हम मैच की बात करें तो ओवरऑल टिल 70 मिनट्स तक चेल्सी अच्छा खेल रही थी, अटैक अच्छा कर रही थी, स्टर्लिंग, जाओ फिलिक्स अच्छा खेल रहे थे, एंजो फर्नांडिस भी ठीक ठाक खेल रहे थे, और उनका अटैक काफी पोटेंट लग रहा था, अच्छे कॉम्बिनेशन ऑफ अटैक्स भी हो रहे थे। लेकिन वही चीज हो रही थी कि इतना कुछ करने के बावजूद भी, क्योंकि उनके पास अभी ऐसा स्ट्राइकर नहीं है और उनके प्लेयर्स गोल स्कोरिंग फॉर्म में नहीं है, तो वो गोल नहीं कर पा रहे थे। हाफ टाइम में जब 0-0 था तो ऐसा लग रहा था कि ये मैच ड्रॉ हो सकता है, या लीड्स तुक्के से कहीं से गोल करके ये मैच जीत भी सकती है। 70 मिनट्स तक वो अटैक करते रहे, और फाइनली उनको उनका रिवॉर्ड मिल गया जब वेस्ली फोफाना, जो कि इस मैच में अलॉन्ग विद रहीम स्टर्लिंग वर द प्लेयर ऑफ द मैच, उन्होंने गोल किया, हेडर से गोल किया, और बहुत ही इजीली डिफेंस को ब्रीच करके चेल्सी को डिजर्विंगली 1-0 की लीड दिला दी। फैंस जो थे चेल्सी के, वो तरस रहे थे गोल्स के लिए, और इवेंचुअली उनकी टीम की तरफ से उन्हें गोल मिल गया। सो हैप्पी टाइम फॉर चेल्सी फैंस। लेकिन 70 मिनट्स के बाद जब गेम थोड़ा केजी हो गया था, जब ग्रैहम पॉटर को समझ में नहीं आ रहा था, तो ग्रैहम पॉटर ने किया क्या, आई थिंक उन्होंने सबसे पहले रहीम स्टर्लिंग और जाओ फिलिक्स को निकाल दिया, जो कि उनके सबसे थ्रेट थे, अटैकिंग थ्रेट थे, और उन्होंने गेम को क्लोज डाउन करने की सोच बना ली आफ्टर 70th मिनट, जो कि काफी डेंजरस टैक्टिक थी। आई थिंक ग्रैहम पॉटर ये सारे प्लेयर्स को सेव करना चाह रहे थे डॉर्टमुंड के लिए, जिसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ग्रैहम पॉटर की स्ट्रैटेजी बहुत ही डेंजरस थी, जब उन्होंने पूरी मिडफील्ड को भर दिया, डिफेंस को भर दिया, सारे डिफेंसिव माइंडेड प्लेयर्स को फील्ड पे उतार दिया, वो भी 70-75 मिनट्स में। लेकिन उस दिन उनकी स्ट्रैटेजी काम आ गई, और वो डिफेंसिव प्लेयर्स के गेम प्ले की वजह से ये मैच
1-0 से चेल्सी के नाम आ गया ना। ये जो स्ट्रैटेजी थी ना, इसकी वजह से उनको बूज भी सुनने को मिले और इसी की वजह से अभी भी चेल्सी फैन पॉटर आउट के पुकार कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक पॉटर ने बिकॉज ऑफ द डॉर्टमंड मैच उन्होंने ये डिसीजन लिया और वो डिसीजन उनका इस मैच में तो चल गया। तो ऑल्दो पॉटर आउट तब भी आ रहा था, लेकिन क्योंकि चेल्सी ये मैच जीत गई इसलिए इस बार पॉटर आउट थोड़ा कम था एज कंपेयर टू अदर मैचेस। नाउ पॉटर के ऊपर अभी भी बहुत प्रेशर बना हुआ है। ऑल्दो चेल्सी के मैनेजमेंट से तो यही आ रहा है कि वो सपोर्ट करेंगे पॉटर को, लेकिन अभी भी बहुत प्रेशर बना हुआ है। देखते हैं कि डॉर्टमंड के मैच में क्या होता है। वी गोना टॉक अबाउट एंड गिव यू अ प्रीव्यू, आर प्रीव्यू ऑफ द डॉर्टमंड मैच। तब तक के लिए चेल्सी फाइनली विन और पॉटर को थोड़ी राहत मिली, चेल्सी के फैंस को थोड़ी राहत मिली, चाहे विन एट द एंड कन्विंसिंग नहीं थी और पॉटर की जो सब्स्टिट्यूशंस थी वो अच्छी नहीं थी, लेकिन 70 मिनट्स तक तो एटलीस्ट चेल्सी ने अच्छा खेला एंड दे वर एबल टू प्रिपेयर एंड मेक गुड अटैक्स इन द ऑपोजिशन। तो अच्छी विन चेल्सी के लिए। अब देखते हैं आगे वो कितना जा पाते हैं और कितने मैचेस जीत पाते हैं। तो चेल्सी के लिए एक जॉय था और एक टीम के लिए इस वीकेंड बहुत ही डिस्ट्रॉट फीलिंग थी। तो वो टीम थी मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो कि ट्रैवल करके गई लिवरपूल में और लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड का बहुत ही मस्त मैच हमें देखने को मिला। मस्त मैच किसके लिए था? लिवरपूल सपोर्टर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने 7-0 से मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड जो कि अभी रिसर्जेंस में है, जिन्होंने कैराबा कप जीता है, जिन्होंने अपने सारे गेम जीते हैं, यूरोपा लीग में बार्सिलोना को बाहर किया है और सारे मैच रिसेंटली में अच्छे कमबैक करके जीते हैं, वो टीम पहली बार आफ्टर 3-4 मंथ्स कुछ नहीं कर पाई और इवेंचुअली लिवरपूल उस दिन 7 गोल मार गई, जिसकी वजह से सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस की मजाक बन गई, उनके सपोर्टर्स, उनके प्लेयर, सब की मजाक बनी और मीडिया में उनकी बहुत ज्यादा धुलाई हुई। मेरे हिसाब से मैंने मैच देखा था, मुझे क्या लगा मैं आपको अपना ओपिनियन दे देता हूं। एज ए न्यूट्रल फैन, आई एम नॉट अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, एज ए न्यूट्रल फैन मैंने मैच देखा था। फर्स्ट हाफ में ठीक ठाक खेल रहे थे दोनों, मैनचेस्टर यूनाइटेड भी ठीक ठाक खेल रही थी और ऑल्दो लिवरपूल ने एक गोल कर दिया था, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड भी ठीक ठाक ही खेल रही थी। सेकेंड हाफ में मैनचेस्टर यूनाइटेड यूजुअली वापस आ रही थी मोस्ट ऑफ द मैचेस में, इससे पहले वहां पे उन्होंने सारी गड़बड़ कर दी। फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेकेंड हाफ में ना मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर थोड़े से थके हुए या बहुत रिलैक्स से लग रहे थे, वो अटैक नहीं कर रहे थे। उन्होंने लिवरपूल को अटैक करने का मौका दे दिया, स्पेशली मिडफील्ड में। जैसे ही लिवरपूल को अटैक करने का मौका मिला मिडफील्ड में, इस बार जो उन्होंने थ्रू बॉल्स दी, थ्रू पासेस दी उनके मिडफील्डर ने, वहां पे उनके प्लेयर्स ने एक्चुअली में फायदा उठा लिया और गोल कर दिए। जो पहले लिवरपूल मैचेस में नहीं कर रहे थे वो इस बार उन्होंने कर दिया। कोडी गैप को, डार्विन न्यूनियस, जिनको वो टीम में बनाना चाहते हैं, घुसाना चाहते हैं, उनकी केमिस्ट्री बनाना चाहते हैं साला के साथ, वो पहली बार हमें इस मैच में देखने को मिल गई। ऑल्दो लिवरपूल भी इतना अच्छा नहीं खेली थी फर्स्ट मैच में, ठीक ठाक खेले थे, लेकिन सेकेंड हाफ में उनकी तरफ से ज्यादा एनर्जी दिखी, हंगर दिखा और उन्होंने जो थ्रू बॉल्स फेंके ना, उसको उनके अटैकर्स ने एक्चुअली गोल में कन्वर्ट कर दिया। जब गोल में कन्वर्ट करने लगे ना, तो लिवरपूल को ज्यादा जोश आ गया क्योंकि ये बहुत ही लेथार्जिक हो गए हैं और हम लोग के पास सडनली एनर्जी आ गई है, गोल आ गई है, हमारे पास बहुत अच्छा मौका है हिस्ट्री बनाने का, बीट करने का। लेकिन इतनी हिस्ट्री बन जाएगी, वो लिवरपूल मैनचेस्टर यूनाइटेड किसी को भी भरोसा नहीं था कि 7 गोल हो जाएंगे। ऐसा लग रहा था 2 गोल होंगे, 3 गोल होंगे, 4 गोल होंगे मैक्सिमम। लेकिन क्योंकि लिवरपूल ऐसे फ्लो में आ चुका था ना, अपने पुराने फ्लो में, और वो बार बार आगे पासेस को स्प्रेड कर रहा था, और क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स की एनर्जी इतनी कम हो गई थी विद एवरी गोल, तो वो हर गोल को ऐसे पास होने दे रहे थे जैसे वो पुरानी मैनचेस्टर यूनाइटेड है। और उसी का फायदा उठा के इस बार जो उनके ब्राइट प्रोस्पेक्टिव प्लेयर्स थे, प्रोस्पेक्ट्स थे, उन्होंने गोल करके लिवरपूल को आगे पहुंचा दिया। इस मैच में कोडी गैप्को ने 2 गोल किए, डार्विन न्यूनेस ने काफी अच्छा खेला, मैंने देखा उनका गेम प्ले, उन्होंने 2 गोल किए और थ्रेट बने रहे। साला ने 2 गोल किए और वो लिवरपूल के टॉप स्कोरर बन गए। सो कांग्रेचुलेशंस टू साला,
एंड फर्मिनो जो आई थिंक लिवरपूल को छोड़ के जा सकते हैं, वो आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने वाले हैं, तो उन्होंने भी एक गोल करके लिवरपूल को 7-0 से बढ़त दिला के इस मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड की बेइज्जती कर दी और उनकी सबसे बुरी हार का सामना करवा दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड कभी भी इतनी बुरी तरीके से नहीं हारी, लेकिन इस मैच में वो बहुत ही बुरी तरीके से हार गए और बहुत ही अशेम्ड वाली फीलिंग उनके सारे फैंस को, सारे कमेंटेटर्स को और उनके सारे सपोर्टर्स को हो गई, जिन्होंने सोशल मीडिया में बहुत बेइज्जती कर दी। पहली बार हुआ क्योंकि रिसेंट में अभी चेल्सी और लिवरपूल ही बैंटर क्लब्स बने हुए थे, उनकी तरफ से सब बैंटर आ रहा था। पहली बार हुआ कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इस सीजन में बैंटर क्लब बन गया और बहुत ही बुरा हो गया उनके सपोर्टर्स और उनके फैंस के साथ। तो देखते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड कैसे इसका फाइट बैक करता है, क्योंकि सुनने में ऐसा आ रहा था एरिक टेन हाग ने मैच के बाद सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड को बहुत ही ज्यादा पनिशमेंट दी और स्पेशली ब्रूनो फर्नांडिस को, जिन्होंने कैप्टन होने के बावजूद भी जो नाटक किए, वो नाटक तो मुझे भी नहीं अच्छे लगे। अपने आप को सब्स्टिट्यूट कराने का भी नाटक कर रहे थे। दिस इज नॉट डन इफ यू वांट टू बी मैनचेस्टर यूनाइटेड कैप्टन, एंड इसके लिए उनको बहुत सुनना पड़ा। सुनने में भी आ रहा था एरिक टेन हाग ने सबकी क्लास ली है और सबको दोबारा ट्रेनिंग में लगा दिया है। तो बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड के अभी इजी मैचेस हैं कुछ, आई थिंक दे विल बी बैक एंड दिस वाज जस्ट समथिंग दैट हैपेंड इन हाफ, जो आगे से एरिक टेन हाग अब ध्यान रखेंगे और बहुत जल्दी लर्न करके ही विल फिगर आउट अ सोल्यूशन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो ऑल्दो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने गड़बड़ करी इस मैच में, मेरा ये कहना है फॉर ऑल द मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस लिसनिंग टू मी कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एरिक टेन हाग इज अ स्मार्ट मैनेजर, ही विल लर्न एंड यू विल बी प्लेइंग वेल एंड यू विल बी विनिंग समथिंग दिस सीजन। तो होपफुली मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए आगे अच्छा होगा, लेकिन इस मैच में तो उनके उनकी जो थोड़ी सी जो क्लमजीनेस थी, जो उन्होंने जो थोड़ी सी ढील दे दी, उसकी वजह से, लो एनर्जी की वजह से दे लॉस द मैच। तो ये थी मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल का मेरा थोड़ा सा रिव्यू। आई थिंक दे लॉस्ट बिकॉज ऑफ लो एनर्जी, दैट कुड बी बिकॉज ऑफ टायर्डनेस, दैट कुड बी बिकॉज ऑफ देयर ओन थिंग, ओन प्रॉब्लम, बट दिस वॉज अ मैच दैट वॉज लॉस्ट ड्यू टू लो एनर्जी ऑफ वन टीम। तो गाइस ये थे मेरे मैच के रिव्यू। मैं बुंडेसलीगा इन सब की बात नहीं करूंगा क्योंकि इसमें सिंपल हो रहा है। बुंडेसलीगा में लिटरली बायर्न म्यूनिख अब जीत रही है एंड दे हैव बिकम फर्म फेवरेट्स टू विन बुंडेसलीगा। ऑल्दो यूनियन बर्लिन अभी पीछे है, थोड़ी ही पीछे है। मुझे लग रहा है बायर्न के पास वो मोमेंटम आ चुका है, दे विल विन द बुंडेसलीगा दिस ईयर। नापोली इज विनिंग इन सेरी आ एंड PSG is winning in La Liga, French लीगा। रियल मैड्रिड बार्सिलोना की मैं बात करूंगा अगले एपिसोड में। इस एपिसोड में अब मैं बात करूंगा कुछ टॉकिंग पॉइंट्स के जो अभी रिसेंट में हुए हैं। We're going to talk about the first talking point, which was Messi winning the Player of the Year and a lot of people criticizing and claiming that Benzema should win the Player of the Year. The thing is, मेरे हिसाब से बेंजेमा ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया ओवरऑल, ठीक है, कुछ सालों में ही इज द टॉप लीडिंग स्ट्राइकर। लेकिन जब बात आती है वर्ल्ड कप की, जब बात आती है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की, जब बात आती है इन्फ्लुएंस की ड्यूरिंग दिस वर्ल्ड कप, एंड बात आती है एक टीम की जो मेसी के बिना कुछ भी नहीं है, इफ यू टॉक अबाउट शेयर influence because of which Argentina won the World Cup, which is the biggest tournament in the world in football, मेरे हिसाब से I think Messi was supposed to win this year. Although Benzema ने बहुत अच्छा खेला है, Benzema was crucial in Real Madrid winning the Champions League last year, लेकिन मेरे हिसाब से Messi deserves it more. मेसी की वजह से ही वो टीम ये कुछ कर पाई और वर्ल्ड कप जीत पाई। अगर मेसी उस टीम में नहीं होते तो अर्जेंटीना एक एवरेज टीम थी एंड दे कुड हैव इजीली लॉस्ट इन द ओपनिंग फ्यू राउंड्स एंड गॉन आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। अगर ब्राजील जीती ना तो ब्राजील के किसी पर्टिकुलर प्लेयर को शायद ना मिलता, क्योंकि ब्राजील की सारी टीम अच्छी है और ब्राजील अगर जीती तो वो ओवरऑल टीम एफर्ट से जीतती। लेकिन इस टीम में मेसी का बहुत कंट्रीब्यूशन था, स्पेशली ड्यूरिंग द मेन मैचेस, फाइनल्स एंड सेमीफाइनल्स। तो उसी की वजह से मेसी को प्लेयर ऑफ द ईयर का मिला। I think he deserves this time. Although
कई बार मुझे ऐसा लगा कि he did not deserve it, but this year I think he deserves it. And from my side, he won the match. He was an influence. He did important things in that team at crucial moments, and he was the major influence that due to which Argentina won the World Cup. So for me, Messi deserves the Player of the Year, and there is no debate in terms of my opinion. Second point, मैंने आपको बता ही दिया, अभी डिस्कस कर ही लिया था वो पीएसजी लीग सबकी बात रिगार्डिंग बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड. बार्सिलोना रियल मैड्रिड, मैं मतलब टॉकिंग पॉइंट में अभी बैंक की और पीएसजी की बात नहीं कर रहा. नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड. थोड़ा सा बार्सिलोना रियल मैड्रिड दोनों की ट्रेजेक्टरी अलग चल रही है, ठीक है. बार्सिलोना इज डूइंग वेल इन द लीग, बट दे आर डूइंग बैडली इन कॉम्पिटिशन. सब कॉम्पिटिशन से बाहर हो चुकी है. रियल मैड्रिड ऑन द अदर हैंड इज डूइंग ओके इन द लीग, एंड बट दे आर डूइंग वेरी वेल इन चैंपियंस लीग. उनके चैंपियंस पिक्चर की अभी हम बात करेंगे, जो कि बहुत क्रूशियल चैंपियंस लीग पिक्चर है. तो ओवरऑल ला लीगा में यही फाइट चल रही है कि कौन जीतेगा, और मेरे हिसाब से बार्सिलोना विल विन द ला लीगा. चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड जीत सकता है, एंड दे आर द क्लियर फेवरेट्स टू विन चैंपियंस लीग अलॉन्ग विद मैनचेस्टर सिटी फॉर मी. तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा इसकी. एंड नाउ वी गोना टॉक अबाउट टॉकिंग पॉइंट में दो इंपॉर्टेंट गेम के, क्रूशियल गेम्स के, जो अभी चैंपियंस लीग में होने वाले हैं. तो सबसे पहला गेम जो होने वाला है दैट इज लिवरपूल वर्सेस रियल मैड्रिड. पहले राउंड में हमने शायद उसकी ढंग से बात नहीं की थी. रियल मैड्रिड लिवरपूल गई थी और उन्होंने 5-2 से बुरी तरीके से लिवरपूल को हरा दिया था फर्स्ट लेग में. दो लिवरपूल 2-0 से आगे हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो उसने कमबैक करके हराया, मतलब जो रियल मैड्रिड ने कमबैक करके बुरी तरीके से लिवरपूल को हराया उनके होम ग्राउंड में, उससे अब ऐसा लग रहा है कि जो एडवांटेज है, क्योंकि अभी बर्नबाउ में हो रहा है, जो कि रियल का है ग्राउंड, बर्नबाउ की एडवांटेज की वजह से रियल इज द फेवरेट. नाउ लिवरपूल इज इन गुड फॉर्म राइट नाउ. दे हैव नॉट लॉस्ट इन देयर लास्ट 5 मैचेस, और लिवरपूल धीरे धीरे फॉर्म में आ रही है, उनके प्लेयर्स फॉर्म में आ रहे हैं. और चेल्सी ने भी पिछली बार 3-0 से लीड ले ली थी बर्नबाउ में, आई थिंक लास्ट ईयर. You don't know what is going to happen, but the problem is that उनकी लीड बहुत ज्यादा है, और अपने होम ग्राउंड में जो रियल मैड्रिड के प्लेयर होंगे वो ज्यादा चार्ज होंगे, और दे विल बी एबल टू सिक्योर विक्ट्री इन टू गो टू द नेक्स्ट राउंड. लिवरपूल विल बी मोटिवेटेड, अटैकिंग माइंडेड, और लिवरपूल क्या करेगी अब उस गेम में, दे विल ट्राई टू अटैक फर्स्ट एंड स्कोर 1 or 2 goals, जिससे की वजह से रियल मैड्रिड पैनिक में आ जाए एंड दे लूज. बट अगर रियल मैड्रिड ने पहले 2 गोल कर दिए तो ये मैच वहीं खत्म हो जाएगा. मेरे हिसाब से फर्स्ट 30 to 40 मिनट्स आर वेरी क्रूशियल इन दिस मैच. अगर फर्स्ट 30 to 40 मिनट्स में एक टीम 1-2 गोल कर देती है तो दूसरी टीम के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाएगा. एंड वो ऐसे मैचेस में हमने देखा है चैंपियंस लीग में, जब प्रेशर आ जाता है तो बहुत सारे कमबैक्स होते हैं, बहुत अजीब अजीब से कमबैक्स देखे हैं हमने. तो देयर इज अ चांस सेकेंड हाफ में जब प्रेशर आ जाता है, माउंट जाता है एक टीम के ऊपर, तो वो काफी सारे गलतियां करके कमबैक का आमंत्रण दे सकती हैं दूसरी टीम को. तो मेरे हिसाब से तो इस मैच में रियल मैड्रिड विल विन एंड दे विल मैनेज टू विन एंड होल्ड ऑन. बट देयर इज नो गारंटी, अगर लिवरपूल को ये मैच समहाउ जीतना है, दे हैव टू स्कोर 1 or 2 goals इन फर्स्ट 40 मिनट्स. फर्स्ट हाफ में कॉन्फिडेंस से जाएंगे, गोल करके जाएंगे, तो सेकंड हाफ में रियल मैड्रिड गोल कर सकते हैं. क्योंकि रियल मैड्रिड एक ऐसी टीम है ना, जो शायद अगर पूरा मैच बेकार खेलती है ना, उनके पास ऐसे प्लेयर हैं जो 2-3 मोमेंट्स में ना मैच को पूरा पलट सकते हैं. बेंजेमा, विनीशियस, रॉड्रिगो स्पेशली, ये जो 3 है, ये इनको अगर कोई मैजिक मोमेंट दिखानी होती है ना, ये अपना चैंपियंस लीग में वो मैजिक मोमेंट दिखा के ना इजीली गेम को सिक्योर कर सकते हैं. तो लिवरपूल को पहले तो अगर ये मैच जीतना है तो उनको टो टू टो खेलना पड़ेगा, और फर्स्ट 30-40 मिनट्स में 2-3 गोल करके दे शुड कॉन्स्टेंटली प्रेस एंड क्रिएट प्रेशर फॉर रियल मैड्रिड. लेकिन उनको एक चीज का और भी ध्यान रखना पड़ेगा कि रियल मैड्रिड ऐसी टीम है जो किसी भी मोमेंट में निकल के आ सकती है और किसी भी मोमेंट में मैच को जीत सकती है. सो दे हैव टू बी वेरी, दे हैव टू बी ऑन देयर टोज एंड दे हैव टू स्कोर फर्स्ट टू हैव एनी चांस ऑफ गेटिंग अ कमबैक इन दिस मैच. अदरवाइज फॉर मी
रियल मैड्रिड इज द फेवरेट, एंड बिकॉज ये रियल मैड्रिड का जो स्टाइल है जहां पे वो कभी भी उनके प्लेयर फॉर्म में आते हैं एंड दे स्कोर, उसकी वजह से आई थिंक रियल मैड्रिड आर द फेवरेट्स टू गो थ्रू फॉर मी। लेकिन देखते हैं इस मैच में क्या होता है। लिवरपूल बहुत मोटिवेटेड है, लिवरपूल अभी चाहती है वो जीते, और अगर पहले 2 गोल कर दिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हमें देखने को मिल सकता है। सो वेरी गुड मैच, वेरी क्रूशियल मैच एंड वेरी एक्साइटिंग मैच इज अबाउट टू हैपन। देखते हैं क्या होगा उस मैच में, एंड वी होप इट्स अ फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग क्लोज मैच। तो ये थी लिवरपूल वर्सेस रियल मैड्रिड का मेरा प्रिडिक्शन। इसमें मेरा प्रिडिक्शन कहता है रियल मैड्रिड जीतेगी। Let's see what Liverpool does. I'm going to talk about another crucial match. It's going to happen today only. I think रात को या कल रात को, परसों रात को होगा या कल रात को, I don't know, confused हूँ मैं। That is Chelsea versus Dortmund. तो पहला जो गेम था वो डॉर्टमंड में था, जहां पे डॉर्टमंड ने 1-0 से बढ़त ले ली थी इस लीग में। और दो चेल्सी उस मैच में काफी अच्छा खेली थी, लेकिन फिर भी वो गोल नहीं कर पाई। उनकी लैक ऑफ गोल ने उनको डिसअपॉइंट कर दिया, लैक ऑफ गोल ने प्रॉब्लम कर दिया उनके लिए, और ये डॉर्टमंड किस तरीके से ये मैच जीत गई। अब जो नेक्स्ट लेग है ना वो है चेल्सी में, चेल्सी के होम ग्राउंड में, स्टैनफोर्ड ब्रिज में। वहां पे पूरा सपोर्ट है, वहां पे सपोर्टर्स रहेंगे, और चेल्सी विल बी चार्ज्ड अप आफ्टर दे वन द लास्ट वीकेंड। एक ही गोल का डिफरेंस है, और कोई भी ये मैच जीत सकता है। दोनों ही टीमों में ऐसे प्लेयर नहीं है जो ज्यादा गोल करके मैच को कन्वर्ट कर दे जैसे लिवरपूल और रियल मैड्रिड में है, लेकिन दोनों टीमों को बहुत ही कॉशियसली खेल के अपना गेम प्लान बना के गोल करके ये मैच जीतना होगा। दिस विल बी अ केजी अफेयर, दिस विल बी अ टाइट अफेयर, क्योंकि मेरे हिसाब से दोनों टीम्स थोड़ा डिफेंसिव खेलेंगी एंड दे विल ट्राई टू सी कि कौन कैसा खेल रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली अपनी चेंजेस करके अटैक करने की कोशिश करेंगी। चेल्सी, आई थिंक अगर चेल्सी शुरू में गोल करता है तो देन चेल्सी विल हैव द मोमेंटम टू विन दिस मैच, क्योंकि ये मैच उनके होम ग्राउंड में हो रहा है। आई थिंक चेल्सी विल विन द मैच। लेकिन अगर डॉर्टमंड ने 1 गोल कर दिया तो चेल्सी के लिए 2 गोल करके, 3 गोल करके इस मैच में वापसी करने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो फॉर मी पर्सनली अगर अभी की फॉर्म की बात करें तो मेरे हिसाब से चेल्सी माइट गो थ्रू इन दिस मैच। क्योंकि मैं बताता हूं, क्योंकि जो प्रीमियर लीग है ना उसमें टीम्स बहुत क्लोज खेलती हैं, बहुत अग्रेसिव खेलती हैं, और वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं प्लेयर्स के लिए गोल करने में। द डिफरेंस बिटवीन प्रीमियर लीग एंड चैंपियंस लीग है, चैंपियंस लीग में जो टीम्स होती है ना वो दूसरे लीग से होती हैं। दूसरे लीग में क्या होता है, दे प्ले वेरी टैक्टिकल फुटबॉल। वो टैक्टिकली खेलते हैं, वो अग्रेसिव नहीं खेलते, और वो बीच में स्पेस भी देते हैं टू प्लेयर्स टू जस्ट ग्लाइड थ्रू एंड स्कोर गोल्स। तो चेल्सी के पास ऐसे प्लेयर हैं जो कैन कट बैक एंड हिट अगर उनको थोड़ी स्पेस मिलती है, और उसी रीजन की वजह से, बिकॉज दे विल गेट स्पेस इन द मैच, उसी रीजन की वजह से मेरे हिसाब से चेल्सी वुड बी फेवरेट टू विन दिस मैच। नाउ ऑल्दो चेल्सी के पास गोल स्कोरिंग कैपेबिलिटी लैक होती है, लेकिन स्टिल आई फील बिकॉज बोरुसिया डॉर्टमंड विल प्रोवाइड स्पेस in this match, Chelsea will eventually end up winning this match, especially अगर Chelsea 1 गोल कर देती है immediately और स्कोर को 1-1 कर देती है इस लेग में, I think they will secure the victory in this match on aggregate, and this will be लेकिन a close and a cagey match, क्योंकि डॉर्टमंड भी सब जानती है, वो भी बहुत गेम प्लान के साथ आएगी। they will play well in the defense and they will try to secure 1 or 2 गोल्स, और उससे फिर मैच को क्लोज करने की कोशिश करेगी वो। चेल्सी की तरफ से तो मैंने आपको टैक्टिक बता दी, वो 1 गोल करके दे विल गो फॉर द मैच, बट डॉर्टमंड व्हाट विल डू इज दे ट्राई टू सिक्योर कोई गोल फर्स्ट हाफ में, और 2-0 की लीड आ जाएगी उनके पास ओवरऑल, और वो फिर बंद करने की कोशिश करेगी एंड दे ट्राई टू स्टाइफल चेल्सी, बिकॉज दे नो दैट चेल्सी के लैक ऑफ गोल हैं अभी उस टीम में। तो दोनों की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी रहेगी, देखते हैं किसकी सक्सेसफुल होती है। वेरी क्लोज, वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट मैच दिस वन, बट माय गट फीलिंग सेज दैट चेल्सी विल इवेंचुअली विन दिस मैच बिकॉज ऑफ द स्पेस दे विल गेट बोरुसिया डॉर्टमंड से। तो देखते हैं इन दोनों मैचेस में क्या होता है, देखते हैं आगे वाले मैचेस में क्या होता है।
और क्या क्या नई हमें खबरें सुनने को मिलती हैं। हमें बहुत अजीब अजीब खबरें भी सुनने को मिली थी इस पास्ट वीक में, हमने डिस्कस नहीं किया है, वो हम आगे के एपिसोड में डिस्कस करेंगे। एंड देयर विल बी सम थिंग्स जो मैंने अपने दूसरी सीरीज के लिए रखी है, स्टैट पैक के लिए, जिसमें मैं एरिक टेन हाग की बात करूंगा, हाउ हिज टैक्टिक्स चेंज मैनचेस्टर यूनाइटेड। आई विल टॉक अबाउट part of failings at Chelsea. I'm going to talk about Bayern season, Union Berlin season. Lot of strategy talk उसमें होगी, and of course हमारी player series भी continue रहेगी, where we'll discuss new talents जो अभी हमें देखने को मिले हैं। मैंने कुछ talents को देखा है, उनके videos देखे हैं, उनके scout nation में उनके सारे tactics देखे हैं। तो I'll also suggest my players for teams जो उनको हेल्प कर सकते हैं आगे बिल्ड करने में। सो दैट सीरीज विल ऑल्सो बी देयर। तो ये 3 सीरीज रहेंगी, हमारे जनरल वीडियोस तो आते ही रहेंगे, और हमारी ये स्ट्रैट पैक और प्लेयर पैक सीरीज भी आने वाले टाइम पे आएंगी। सो गाइस कीप फॉलोइंग अस, कीप दिस रिस्पॉन्स हाई जो भी आप दे रहे हो, एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल मिस्टर फुटी क्यूरियस। हम आपके लिए और कंटेंट लाएंगे। तब तक के लिए हम आपसे चाहते हैं कि आप हमारा कंटेंट देखो, आगे शेयर करो, और हमें बताओ कि हम क्या गलती कर रहे हैं तो हम उसको और सुधारें। हम आपके लिए और चीजें लेके आएंगे और टाइप का कंटेंट लेके आएंगे फुटबॉल में। सो कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। मैं हूं मिस्टर फुटी क्यूरियस एके सौरभ, आपसे इजाजत देता हूं, चलता हूं। हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स भी हैं डिस्क्रिप्शन में और एंड रोल में। कीप फॉलोइंग, कीप वॉचिंग, कीप सरप्राइजिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।